जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इनका क्या रोल है। सिर्फ इतनी बात जहन में रख लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना हो, सुनना हो, समझना हो या इंग्लिश के अंदर कोई भी काम करना हो तो इब्तिदाई तौर पे जो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं उनमें से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हैं। इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी इस प्लेलिस्ट का थोड़ा तारुफ़ करवाता जाऊँ। इस वीडियो के अंदर मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको ज़िक्र करूँगा, हर एक को एग्ज़ाम्पल के साथ अच्छी तरह बयान करूँगा। उसके बाद हर एक पार्ट की जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी इसके अज्ज़ा हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, उन सब की जितनी टाइप्स हैं उन सब पे अलग अलग एक वीडियो तैयार करूँगा। तो आज इस पहली वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो आगाज़ में ये आपको बताता चलूँ कि कहीं लैंग्वेज में 7, कहीं 8 और कहीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक और कॉमन हैं और जो बहुत मशहूर हैं, वो 8 ही पढ़ाए जाते हैं। सो आज हम इन्हीं 8 को लेकर चलेंगे और इन्हीं से अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इनको हमने याद कैसे रखना है। 8 हैं, ये जल्दी जल्दी याद करना थोड़े मुश्किल होंगे, तो मैं आपको इनकी एक तरतीब बता देता हूँ। मैंने एक फ़ार्मूला तैयार किया है, आप उस फार्मूले को जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और इनके नाम नहीं भूलेंगे। इनके नामों को याद रखने के लिए मैंने एक फ़ार्मूला तैयार किया है। इन सब के जो पहले वर्ड का जो पहला पहला लफ्ज़ है उन सब की एक तरतीब दी है, वो देखिए। NA ना, PAC पाक, VIP नापाक, VIP। आपने इसके उर्दू मीनिंग पे नहीं जाना, बस इंग्लिश तक ही रहना है। नापाक VIP। N से नाउन, A से एडजेक्टिव, P से प्रोनाउन, A से एडवर्ब, C से कंजंक्शन, V से वर्ब, I से इंटरजेक्शन और P से प्रपोजिशन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं हम इनको इसी तरतीब से पढ़ेंगे। आपने बस ये तरतीब जहन में रखनी है कि नापाक VIP। एक तो बड़ा कॉमेडिक सा है, उम्मीद है वैसे भी हंसी मजाक के लिए भी याद रहेगा, तो इसी बहाने से आपको ये इसकी एक तरतीब जहन में रह जाएगी। आपको ये भुलाना फिर थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। नापाक VIP ये आपने जहन में रखना है। अब बग़ैर टाइम वेस्ट की आगे चलते हैं नाउन पे। नाउन किसको कहते हैं, सबको हम एक सीक्वेंस के साथ इसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है नाउन। सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखेंगे कि नाउन क्या है, ये किसे कहते हैं। उसके बाद फिर इसके हम एग्जांपल देखेंगे और आगे चलेंगे। सो नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ वर्ड used to name a person, animal, place, thing and abstract idea. Nouns are usually the first word which small children learn. ये अगली तो इजाफी बात है, इससे पीछे वाली इसकी डेफिनेशन है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको उनमें से जिस चीज़ को नाम से पुकारा जाता है, जो चीज़ भी नाम को कबूल करने की सलाहियत रखती है वो चीज़ इसम कहलाती है और इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं। यानी जिन जिन चीज़ों को दुनिया में नाम दिया जाता है, आउट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को नाम दिया जाता है, जो चीज़ें नाम से बुलाई जाती हैं, नाम से पुकारी जाती हैं, जिनको नाम दिया जाता है, वो चीज़ें नाउन कहलाती हैं। चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, कोई चीज़ हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो। एग्ज़ाम्पल देखिए, पर्सन की एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे बेबी, बॉय वगैरह। उसके बाद एनिमल की डॉग, आइडिया की फ्रीडम, आज़ादी, और जगह की सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है। ये याद रखिए कि नाउन की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं।
उन टाइप्स में आगे मैं ये बात वाज़ेह करूँगा कि यहाँ पे सिटी मैंने क्यों कहा है, किसी स्पेसिफ़िक शहर का नाम क्यों नहीं लिया, इसी तरह बेबी की जगह पे किसी बच्चे का नाम क्यों नहीं लिया, किसी शख्स का नाम क्यों नहीं लिया, इसी तरह आगे एनिमल की जगह पे किसी, यहाँ पे चलो मैंने नाम लिया है, बात नहीं लिखा हुआ था। इसी तरह आगे आपको मज़ीद इनकी टाइप्स में मैं बताऊँगा कि कौन सा नाउन किस जगह पे आए तो उसको कौन सा नाउन कहेंगे। खैर वो बात की बात है, पहले आप ये समझिए कि जो चीज़ दुनिया में, जो चीज़ भी जिसे भी नाम दिया जाता है वो कहलाती है इसम। जैसा कि उसकी मिसालें हमने देखी, अ पर्सन, एन एनिमल, एन आइडिया, अ प्लेस, अ थिंग। जैसे कि फ्लावर, कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे फ्लावर की मैंने एग्जांपल दी, तो इसको हम कहते हैं नाउन यानी इसम। किसी भी जगह का, चीज़ का, एनिमल का, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो कहलाता है नाउन। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे चलिए, तो आगे है हमारे पास एडजेक्टिव। हमारे यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गलत होती है और वो हमारे यहाँ लोग कहते हैं इसको एडजेक्टिव, हालांकि एडजेक्टिव नहीं है, ये है एडजेक्टिव। उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको अपने अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, thing or idea. An adjective provides information about the size, shape, color, texture, feeling, sound, smell, number or condition of a noun or pronoun. इनमें से आप कोई भी इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। आसान सी ज़बान में अगर बात करूं तो नाउन की आपको समझ आ गई होगी। नाउन को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए, नाउन को मज़ीद वाज़े करने के लिए उसके साथ जो अल्फाज बोले जाते हैं, जो उसके सिफ़ात आगे ज़िक्र की जाती हैं, वो कहलाती हैं एडजेक्टिव्स। यानी मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ का नाम लिया है, अब उस नाम की दुनिया में बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, आपको उस चीज़ को मज़ीद हाईलाइट करना है, वाज़े करना है, ताकि अगले बंदे को आप समझा सकें कि मैं फ़लाँ चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी उस ख़ास चीज़ को दूसरों तक अच्छी तरह समझाने के लिए, पहचान करवाने के लिए आप जो क़ुयूद लगाएंगे, जो सिफ़ात उसकी मज़ीद बताएंगे, वो उसकी कहलाएंगी एडजेक्टिव्स। अब वो एडजेक्टिव किसी भी तरीके से हो सकती हैं, जैसा कि ये डेफिनेशन में साइज़, शेप, कलर, टेक्सचर, फीलिंग, साउंड, स्मेल, नंबर या कंडीशन ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन किसी तरह की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने अपने भाई को भेजा कि शहर जाओ, वहाँ पे एक मेरे दोस्त की दुकान है, उससे फ़लाँ चीज़ लेके आओ। तो वो कहता है मैंने आपके दोस्त की दुकान नहीं देखी हुई। तो हम कहेंगे कि जब शहर में फ़लाँ जगह पे जाओगे तो वहाँ पे एक दुकान होगी, उस पर ब्लैक कमीज़ वाला एक शख्स बैठा होगा, उससे आपने वो चीज़ लेनी है, वही मेरा दोस्त है। अब आपने ये जो ब्लैक कमीज़, नाम तो आपने वैसे भी ले दिया था कि वहाँ पे लड़का बैठा हुआ है, नाउन तो हो गया था, लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं आई। उसको मज़ीद अच्छी तरह समझाने के लिए, उसको पहचान करवाने के लिए हमने जो कहा ब्लैक कमीज़ वाला, तो ये उसकी एडजेक्टिव, उसकी एक सिफ्त हमने बयान की है। या हम कह सकते कोई लंबे कद वाला, छोटे कद वाला, मोटा सा या पतला सा, ये जितनी भी हम बातें करते हैं ये सारी की सारी इसकी एडजेक्टिव्स हैं। आई होप समझ आ गई होगी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। अब एडजेक्टिव्स की हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो हमें मज़ीद अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। पहली इसकी एग्ज़ाम्पल है ही इज़ अ फास्ट ड्राइवर। अब हम अगर कह देते कि ही इज़ अ ड्राइवर, पता तो चल जाना था जो ड्राइवर है ये नाउन है। अब नाउन को मज़ीद अच्छी तरह और वाज़ेह करने के लिए, अगले बंदे की तारीफ़ करने के लिए या उसको मज़ीद अगले बंदे को समझाने के लिए, उसकी पहचान करवाने के लिए ये लफ्ज़ बोला गया ही इज़ अ फास्ट ड्राइवर। फास्ट, अब ये फास्ट जो है ये यहाँ पे इसकी सिफ्त वाक़ई हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, यानी ये यहाँ पे ड्राइवर की सिफ्त वाक़ई हुई है। उसके बाद दूसरी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है आई मेट अ होमलेस पर्सन। अब होमलेस ये अगर ना भी कहते तो बात तो हो जानी थी, लेकिन ये जो बात को आगे मज़ीद अच्छी तरह डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है होमलेस, यानी मैं एक ऐसे बंदे को मिला कि जो बेघर था। तो ये बेघर होना, होमलेस होना,
ये उस पर्सन की एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पे इसकी एडजेक्टिव कहलाएगी। आगे इसकी बाकी भी एग्जांपल हैं, देख लीजिएगा। मैं सबको बयान की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ अगला पार्ट है प्रोनाउन। उसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर नाउन्स और फॉर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी क्या मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह लेता है या नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड की जगह लेता है। उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। अब इसको समझने के लिए एक मिसाल देखिए। मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त का नाम अली है। आगे मैं उसकी बात करते हुए मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त का नाम अली है, मैं अली के साथ रहता हूँ, मैं अली के साथ स्कूल जाता हूँ, मैं अली के साथ खेलता हूँ, मैं अली के साथ पढ़ता हूँ। अब ये जो बार बार मैंने अली का नाम लिया, अब ये एक कलाम के अंदर बड़ी अजीब सी बात लगती है, किसी का नाम बार बार लेना। तो इस नाम की जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे अली मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ खेलता है, वो मेरे साथ पढ़ता है, वो मेरे साथ स्कूल जाता है। तो जब ये मैं वो लफ्ज़ बोलूँगा, ये जो लफ्ज़ वो मैंने बोला है, ये ज़मीर है, ये प्रोनाउन है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी मुज़मरात, ज़मीर की जमा मुज़मरात। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी नाउन की जगह पे जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और नाउन की जगह पे कौन सा प्रोनाउन आ सकता है? वो वही होता है कि जो उसी बंदे की बात हो रही हो, उसके बाद उसका नाम लिए बग़ैर उसकी तरफ इशारा करना, उसका नाम लिए बग़ैर ज़मीर का इस्तेमाल करके उसकी बात करना, ये कहलाता है प्रोनाउन। जैसा कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिए मैंने, देखिए, ही लाइक्स टू प्ले विद किड्स, कि वह बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। ही क्या है? यहाँ पे किसी का नाम आना चाहिए था ना, कि अली लाइक्स टू प्ले विद किड्स। अब अली की जगह पे जो नाम आया है, जो उसकी जगह पे आ रहा है, वो कहलाता है प्रोनाउन। इसी तरह वी शुड लिसन टू वन अनदर, इस पे आई हेयर देम सिंगिंग डाउन स्टेयर्स। अब इनके शुरू में जो आ रहे हैं वर्ड्स, ये कहलाते हैं प्रोनाउंस। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी। अब अपनी वीडियो को तूल दिए बग़ैर आगे चलते हैं। शुरू में मैंने एक तरतीब बताई थी, नापाक VIP। वो इसलिए बताई थी ताकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम को याद रख सकें। ये जो जितने इसके 8 या 9 नाम हैं, उनके नामों को याद रखने के लिए मैंने बताई थी। तो यहाँ पे उनका ज़िक्र करते हुए, उनकी तारीफ़ात करते हुए मैं वो वाली तरतीब थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के ताबे होती हैं। जब तक उनको ना समझा जाए तब तक इनकी समझ बिल्कुल नहीं आती। तो इसी हिकमत के पेश नज़र मैं तरतीब थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। उस तरतीब के पेश नज़र तो यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए था, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक एडवर्ब की समझ हमें तब तक नहीं आ सकती जब तक हमें वर्ब का ना पता हो। तो सबसे पहले हम वर्ब को जानेंगे कि वर्ब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्ज़ाम्पल और सारी तफसील के साथ पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम एडवर्ब की तरफ जाएंगे, जिससे हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए चलते हैं वर्ब की तरफ। सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखिए कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड that represents an action, an occurrence or conveys a state of being। यानी जो वर्ब है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि कलमे के अंदर, जो जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर किसी काम के होने का, किसी एक्शन के होने का, किसी वाक़े के होने का पता देता है। यानी उर्दू में वर्ब फ़ेल को कहते हैं। तो एक जुमले के अंदर जो सबसे ज़रूरी कीवर्ड होता है, जिससे बात मुकम्मल समझ आती है, जिसके बग़ैर जुमला बिल्कुल नामुकम्मल होता है, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है वर्ब यानी फ़ेल।
जब तक फ़ेल का ज़िक्र ना किया जाए तब तक बात मुकम्मल हरगिज़ नहीं हो पाती। तो एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वर्ब है। तो वर्ब क्या होता है कि कोई भी काम हो, किसी भी तरह का काम हो, कोई एक्शन हो, वो करना। मसलन उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना, सोना, हत्ता के रोज़मर्रा में ज़िंदगी में कोई इस्तेमाल होने वाले जितने भी काम हैं, उन कामों में से कोई एक काम भी करना या कोई काम सरज़द होना, कोई वाक़या होना, कोई भी इंसिडेंट होना, ये कहलाता है वर्ब। मसलन अली इज़ प्लेइंग। अब अली इसमें नाउन है, प्लेइंग में जो प्ले है ये वर्ब है। अब देखें, अगर प्ले को हम हटा दें तो अली है, इसका क्या मतलब बनता है? बिल्कुल इस बात का कोई सिरे से मतलब ही नहीं बनता कि अली है। अली क्या है? यानी वर्ब के बग़ैर माना अधूरा रहता है। इसी तरह अहमद वाज स्लीपिंग, अहमद सो रहा था। अब अहमद इज़ यहाँ तक रखें, स्लीपिंग को हटा दें, इसलिए वर्ब है, उसको अगर हटा दिया जाए तो अहमद था, क्या मतलब था, क्या था, कोई बात की समझ नहीं ना आती। तो अगर स्लीपिंग साथ लगाया जाए कि अहमद सो रहा था, तो फिर बात की समझ आती है कि अहमद ने कोई काम किया है, उससे कोई एक्शन हुआ है, तो ये कहलाता है वर्ब। आगे मैं अब वर्ब की कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल समझने के लिए और याद करने के लिए ये बहुत काफ़ी हैं। हुस्न तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं एडवर्ब को यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स हाउ ऑफन, व्हेन एंड वेयर। सादा लफ्ज़ों में एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि वर्ब को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, यानी जो फ़ेल होता है उस फ़ेल की हालत को, या जो फ़ेल की सिफ़्त होती है, फ़ेल का जो फ़ाइल होता है उसकी जो सिफ़्त होती है, उस सिफ़्त को मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, मज़ीद इलेबोरेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो कहलाती है एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होते हैं कि जो इसम की सिफ़्त होती है, और ये एडवर्ब क्या होता है कि जो फ़ेल को मज़ीद डिस्क्राइब करे, चाहे वो फ़ेल की कोई सिफ़्त हो या ख़ुद फ़ेल हो, उसकी किसी सिफ़्त को आगे डिस्क्राइब करना, उसकी आगे किसी सिफ़्त को मज़ीद खोलना, बयान करना, ये कहलाता है एडवर्ब। इसके बाद आगे लिस्ट में देखिए कि बताया गया है कि जो एडवर्ब है ये कितनी चीज़ों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है। वो है हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, यानी कहाँ, कितनी दफ़ा, कब, क्यों, कोई एक काम कब, कहाँ, क्यों, कितनी दफ़ा, कैसे हुआ, इन सारी बातों का एक जुमले में जवाब देने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एडवर्ब। जैसा कि ईज़िली, हाउ की ड्यूरिंग आता है ईज़िली, हैप्पीली, लाउडली। इसी तरह सेंटेंस के अंदर अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए कि ही इज़ ऑफन वेंडरिंग द स्ट्रीट्स। अब इसके अंदर वर्ड ऑफन ये एडवर्ब है। शी नेवर टेल्स अ लाई, नेवर। ही इज़ जनरली लेट, इसके अंदर जनरली जो लफ्ज़ है, जनरली बोला जाता है, ये एडवर्ब है। इसी तरह एक्चुअली, वेरी, इनफ, जितने भी आगे ये रेड वर्ड्स हैं, हाईलाइट हुए हुए हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब की ही एग्जांपल्स हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर देखेंगे कि लैंग्वेज के अंदर इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी कितनी अहमियत है, ये बाद में देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन है अ कंजंक्शन इज़ अ जॉइनर, अ वर्ड दैट कनेक्ट्स conjoins parts of a sentence, a word connecting words, clauses और sentences। अगली भी
डेफिनेशन देख लीजिए। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये इसकी डेफिनेशन है जो हमें याद करनी है। कंजंक्शन ऐसे अल्फाज को कहा जाता है कि जो दो अल्फाज, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ें। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनको स्टेपल करना है या सुई धागा लेके उनको सिलाई करना है, बल्कि जोड़ने का मतलब है कि पहले सेंटेंस का मीनिंगली जो दूसरे के साथ ताल्लुक़ है उनको आपस में किसी ऐसे लफ्ज़ के ज़रिए जोड़ देना कि वो सारा एक सेंटेंस ही मालूम हो। यानी एक काम हो रहा था, एक वक्त में एक काम हो रहा था, सेम उसी वक्त बैक वक्त कोई दूसरा काम भी हो रहा था, तो उन दोनों को एक ही सेंटेंस में बयान करने के लिए कि ये दोनों काम बैक वक्त हुए हैं, जिन अल्फाज के ज़रिए उनको आपस में जोड़ा जाएगा वो अल्फाज कंजंक्शन कहलाएंगे। कंजंक्शंस को उर्दू में रुफ़ आतफ़ा कहते हैं, यानी मा कबल का मा बाद पे अत्फ़ होता है, यानी इसका उसके साथ मीनिंगली ताल्लुक़ है, इनका दोनों का आपस में राबता है, कनेक्शन है, रिलेशन है। तो उस रिलेशन को आपस में कायम करने के लिए, इनको एक बंधन में बांधने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो यही जान लेना काफ़ी है कि जो दानिशवर लोग होते हैं वो लंबी बात को थोड़े से थोड़े अल्फाज में सुनना पसंद करते हैं। तो अब हम मिसाल के तौर पे कोई काम कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम हर सेंटेंस को, हर जुमले को बार बार अलग अलग एक छोटे छोटे टुकड़े में, हिस्से में करके बयान करें, तो इससे बेहतर है हम 2-3 कामों को आपस में मिला के एक सेंटेंस में बयान करें, ताकि अगला बंदा हमसे बोर भी ना हो और हमारी सारी बात अगले तक कन्वे भी हो जाए। तो इसलिए ये यूज़ होते हैं। वैसे तो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूँ, इनको देख लीजिए, फिर इसके बाद इनको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। कंजंक्शन वर्ड्स हैं while, and, as, either, yet, neither, nor, once, so, then, for, not, but, इसी तरह ये आगे बहुत सारे हैं। तो सबको पढ़ता गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ही इक्तिफ़ा कर रहा हूँ। अब हम इनको एग्ज़ाम्पल में यूज़ करके देखते हैं, एग्ज़ाम्पल्स को के थ्रू देखते हैं कि इनका कितना काम है, इनका एक जुमले के अंदर क्या रोल है, कितना रोल है। तो अभी हमें उसकी अहमियत जो है उसका अंदाज़ा इसी बात से, इसी एग्ज़ाम्पल से हो जाएगा। तो अभी देखते हैं एग्ज़ाम्पल्स। पहली एग्ज़ाम्पल देखिए कि ही हैड क्लिम्ड मैनी माउंटेन्स व्हेन ही वाज अ बॉय, कि वो बहुत से पहाड़ों पर चढ़ा जब वो यंग था, यानी जब वो लड़का था। अब देखें, अगर व्हेन को यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा कि वो बहुत सारे पहाड़ों पर चढ़ा। अब आगे ही वाज अ बॉय वो अलग कर दें, वो लड़का था। अब कोई भी अक्लमंद इंसान इसको कोई अच्छा जुमला तसव्वुर नहीं कर सकता, इसको कोई मुफीद जुमला तसव्वुर नहीं कर सकता, बल्कि बाज़ को तो समझ नहीं आएगी कि वो बहुत सारे पहाड़ों पर चढ़ा, वो लड़का था। तो इस तरह कोई समझ नहीं आएगी जब तक उनके अंदर कोई ऐसा वर्ड ना आ जाए जो उन दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस में बंद कर दे, ताकि जो पहले का दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर हो जाए। जैसा कि आपने देखा कि ही हैड क्लिम्ड मैनी माउंटेन्स व्हेन ही वाज अ बॉय। उसके बाद दूसरी, यू आर वेरी लेट सो दैट वी कैन नॉट स्टार्ट द लेसन। अब देखें कि तुम बहुत देर से आए हो, इसी वजह से हम जो है वो सबक शुरू नहीं कर पाए। अब सो दैट को दरमियान से निकाल दें, वी कैन नॉट स्टार्ट द लेसन, हम सबक शुरू नहीं कर पाए। यू आर वेरी लेट, आप बहुत लेट आए हो। अब जो वहाँ बैठे होंगे, जिनके सामने ये बात की जा रही होगी, उनको तो शायद समझ आ जाए, लेकिन जब किसी और को ये बात बताई जाएगी तो उसको समझ नहीं आएगी जब तक सो दैट को दरमियान में ना लगाया जाए। इसी तरह अगली एग्ज़ाम्पल्स भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ता गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इख्तिसार के पेश नज़र आगे चलते हैं। मैं इसको यहीं पे
सम अप करता हूँ। इंशाल्लाह जब मैं हर एक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा उनकी टाइप्स और एग्ज़ाम्पल समेत, तो फिर वहाँ पे अच्छे से इनको डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ इनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ देना है, तो वो मुझे यकीन है कि यहाँ इतने टाइम में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई इशू नहीं रहा होगा। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। सेकंड लास्ट हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आइए बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट शोज़ द इमोशन और फीलिंग ऑफ द ऑथर। दीज वर्ड्स or phrases can stand alone or be placed before or after a sentence. Many times an interjection is followed by a punctuation mark, often an exclamation point. सिंपल आसान सी डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। मतलब इसका क्या है कि हर इंसान के अंदर फितरी तौर पे कुछ जज्बात होते हैं। जब उन फितरी जज्बात का अचानक इजहार किया जाता है तो उस वक्त मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, जो इंसान से बेतकल्लुफ़ी में अदा हो जाते हैं, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। यानी एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान बैठे अपनी सोच में गुम है, ऊपर से कोई बंदा आता है तो अचानक वो कोई खुदा न खास्ता कोई गम की ख़बर सुना देता है, तो उस वक़्त वो गम की ख़बर सुनते ही अचानक जो आपके मुंह से अल्फाज निकलेंगे, जो आपसे नादानिस्ता तौर पर नादानगी में बग़ैर सोचे समझे जो पहले शुरू में आपके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे, वो कहलाएंगे इंटरजेक्शंस। इसी तरह अगर कोई खुशी की ख़बर दे तो अचानक से आप जब खिल उठेंगे तो जो बेतकल्लुफ़ी में जो आपसे वर्ड्स अदा हो जाएंगे वो कहलाएंगे इंटरजेक्शंस। इसी तरह जब किसी से मिलना हो, ग्रीटिंग के वक्त जो इस्तकबाल के वक्त जो रस्मी रवायती ख़ूबसूरत से अल्फाज बोले जाते हैं किसी को दिल से वेलकम करने के लिए, तो वो भी इंटरजेक्शंस ही के ज़ुमरे में आते हैं। इसी तरह बहुत सी सिचुएशंस जो कि हमारे इमोशंस को ज़ाहिर करें, हमारे जज्बात को बाहर लाएं, तो उन जज्बात के बाहर आते जब हमारे मुंह से अल्फाज अदा होते हैं, जो अल्फाज हमारे मुंह से अदा होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। हर लैंग्वेज में कोई ना कोई अल्फाज ज़रूर होते हैं जो कि अपने इमोशंस के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी यकीनन हैं, तो हम चूँकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो अल्फाज जो कि अमूमन तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से चंद ये हैं, हे, वेल, ओह, रे, हाय, वाओ, ये, ओह वगैरह। अब ये मुख्तलिफ़ हैं, इनमें से कुछ खुशी के वक्त इस्तेमाल होते हैं, कुछ गमी के वक्त इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो किसी को मिलते वक्त ग्रीटिंग के वक्त इस्तेमाल होते हैं, इनको इंटरजेक्शंस कहा जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये तो बिल्कुल मैंने थोड़े से चंद एक दिए हैं, और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे शामिल किए जा सकते हैं। अब हम इनका फ्रेज़ेस के अंदर इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहला जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तकरीबन हर एक में पाया जाता है कि जब आप अपने दोस्त मिलें, व्हेन यू मीट योर फ्रेंड हाउ डू यू ग्रीट, हाय। जब अपने दोस्त को मिले तो क्या कहते हैं, हाय, अस्सलाम वालेकुम। या आपके रस्मी रवाजी जो आपके वहाँ पे आपके रिवायत के अंदर, सकाफ़त के अंदर, आपके उस मुआशरे के अंदर जो अल्फाज बोले जाते हैं वही यहाँ पे अदा होते हैं। तो इंग्लिश में क्योंकि हाय कहते हैं इसलिए यहाँ पे हाय का लफ्ज़ बोला। उसके बाद व्हेन यू सी समथिंग वेरी नाइस व्हाट डू यू से लाउडली। जब आप कोई चीज़ बहुत ही खूबसूरत देखें, बहुत ही वंडरफुल देखें, तो अचानक आपके मुंह से क्या निकलेगा, वाओ। इसी तरह के एक्सप्रेशन निकलेंगे ना। तो उसके बाद जब आप कोई खेलते हुए, आप फ़र्ज़ करें आप स्कूल के अंदर खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो योर बास्केटबॉल टीम इन स्कूल विंस हाउ डू यू चीर। जब आपकी बास्केटबॉल की जो टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो जीत जाए तो फिर आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हुर्रे। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स, मुझे तो हंसी आ रही है। और व्हेन मॉम सर्व्स यू टेस्टी
फूड आफ्टर ईटिंग व्हाट यू से, यानी आप अपनी मम्मा से कहते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ खानी है। आपकी मम्मा बहुत से अपने ज़रूरी काम छोड़ के जब आपको वो चीज़ बना देती है, तो आप अचानक बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मम्मा बनाएगी नहीं बनाएगी। अचानक मम्मा वो आपकी फ़ेवरेट चीज़ लेके एंटर होती है, तो जब आप अचानक उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं, ओह यम्मी। इसी तरह के वर्ड्स जो कि अचानक कोई ख़बर सुनते वक्त, कोई मंज़र देखते जो अचानक हमारे इमोशंस के इजहार के लिए हमारे मुंह से अदा होते हैं, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। उसके बाद आखिरी एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि व्हेन योर टीचर हिट्स यू व्हाट डू यू डू, कि जब आपके टीचर आपको कुछ गलत करने पर, जो आपने कुछ किया उस पर आपको सज़ा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो उस पर आपका रोना। उसके बाद टाइम टू गो होम यू से, जब आप घर जाने लगते हैं तो जब आप अपने हाथ हिलाते हैं तो कोई अल्लाह हाफिज़, बाय बाय वगैरह वगैरह, इस तरह के जो अल्फाज अदा किए जाते हैं ये कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीन पार्ट था। इसके बाद हम अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पे हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। वैसे तो तरतीब के हवाले से इसको इंटरजेक्शन से पहले आना चाहिए था, लेकिन मैंने किसी हिकमत के तहत इसको बाद में रखा है, जिसकी एक छोटी सी वजह यह भी है कि प्रपोजिशंस इंटरजेक्शन की निस्बत थोड़ा सा मामूली सा तवज्जो का तलबगार है। यानी अगर इस पर थोड़ा ध्यान ना दिया जाए तो इसकी समझ नहीं आती। यही वजह है कि बाज़ लोग इसको नहीं समझ पाते। उसकी वजह यह है कि ध्यान नहीं दिया जाता। तो अब आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से समझा तो आपको ऐसा याद होगा कि कभी भी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँगा जो कि आपको याद कर लेनी है, उसके बाद फिर अपनी तरतीब से चलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट वी यूज़ बिफोर नाउन्स आर प्रोनाउंस टू शो देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब देखें, प्रपोजिशंस ये दो वर्ड्स हैं, प्री अलग, पोजीशन अलग। जो प्री है ना, इसका मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब प्लेस, जगह, यानी जगह से पहले या किसी पोजीशन से पहले। अब इसका क्या मतलब, वो हम पढ़ते हैं कि प्रपोजिशन ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं। नाउन किसे कहते हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसम को कहते हैं कि वो दुनिया में जितनी भी चीज़ों के नाम हैं उनको नाउन्स, उन चीज़ों को नाउन्स कहा जाता है। तो ये नाउन से पहले आते हैं और इनका काम क्या होता है कि ज़्यादातर ये वर्ब और नाउन को आपस में जोड़ते हैं। अब एक जुमले के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन करैक्टर होते हैं वो एक वर्ब होता है, एक नाउन होता है। अगरचे दूसरों के बग़ैर माना नामुकम्मल होता है, लेकिन जो मेन करैक्टर होते हैं या वो वर्ब होता है या वो नाउन होता है। वर्ब और नाउन को आपस में जोड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं प्रपोजिशंस। एक नाउन फ्रेज़, एक वर्ब फ्रेज़, इन दोनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो ये कहलाते हैं नाउन फ्रेज़। अब अगर ऐसे ना हो तो फिर यूँ भी हो सकता है, यानी अगर इसके लिए ना आए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसका यही काम है। यानी ये डायरेक्शन शो करने के लिए भी आते हैं, लोकेशन शो करने के लिए भी आते हैं, और बहुत से इनके अहम काम हैं। जैसा कि मैंने बात की, ये लोकेशन या डायरेक्शन शो करने आते हैं, तो उसके लिए देखिए, प्रपोजिशंस ऑफ लोकेशन आर यूज्ड टू इंडिकेट द लोकेशंस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मिसाल के तौर पर ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन। देखने में ये तो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। हमेशा छोटे लोग ही बड़ा काम करके दिखाते हैं। तो अब हम ज़रा उन वर्ड्स को देख लेते हैं जो कि प्रपोजिशंस के तौर पे जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं। उनमें से चंद एक ये हैं, अबाउ, एट, लाइक, अक्रॉस, बिफोर, नियर, आफ्टर, बिहाइंड, ऑफ, अगेंस्ट एंड सो ऑन। आगे जितने भी हैं ये सारे प्रपोजिशंस हैं। ये नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होते हैं, इनसे पहले आते हैं, और ये रिलेशनशिप शो करते हैं किसके अंदर, वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज के दरमियान, या लोकेशन या डायरेक्शन शो करने के लिए, या टाइम
किस वक्त ये काम हुआ है ये दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम अब ज़रा इनको देखते हैं एक छोटी सी पिक्चर के अंदर। देखिए अब एक बॉल है, अगर इन है, अगर किसी चीज़ के अंदर पड़ी है तो इन, ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर, उससे आगे है तो नेक्स्ट टू, उससे पीछे है तो बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, आगे है तो इन फ्रंट ऑफ, और उसके दरमियान है तो बिटवीन। अब ये जो चीज़ है ये वैसे तो जुमले के अंदर देखने में छोटी है, लेकिन हकीकत में इसका बहुत मेन करैक्टर होता है। अगर ये ना हो या इनका गलत इस्तेमाल हो तो ये पूरे मानी को तब्दील करके रख देते हैं। तो ये डायरेक्शन या लोकेशन या टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या वर्ब फ्रेज़ और नाउन फ्रेज़ को यानी अस्मा और अफ़आल को आपस में मिलाने के लिए। उर्दू में इनको कहते हैं हरूफ जारा। ये हरूफ जारा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, सेंटेंस के अंदर इनकी क्या एग्ज़ाम्पल है देखिए ज़रा। अब एक हमारे पास सेंटेंस है, द डॉग इज़ अंडर द ट्री। इसके अंदर डॉग और ट्री जो हैं ये दोनों नाउन्स हैं। अब इन नाउन्स को आपस में जोड़ने के लिए देखें क्या वर्ड यूज़ होता है, द डॉग इज़ अंडर द ट्री। अब जो कुत्ता होता है वो ट्री के ऊपर तो नहीं ना जा सकता, यकीनन नीचे ही होगा, या उसके साइड पे होगा, या उससे फ्रंट पे होगा, या बैक पे होगा, उसके नीचे उसके साए में होगा, उसके ऊपर थोड़ी ना चढ़ सकता है। तो द डॉग इज़ अंडर द ट्री, जो डॉग है वो दरख्त के नीचे है। अब हमें ये कैसे पता चला कि यहाँ पे अंडर लगाना है? इसके जगह पे और भी यूज़ हो सकते थे, बीनीथ द ट्री हो सकता था, नियर द ट्री, बिसाइड द ट्री, बिलो द ट्री, बाय द ट्री, ये भी हो सकते थे। अब ये एक अलग बात है, इसमें अगर हम अब पढ़ गए तो हमें पिछली भी सारी जो समझ आई है वो भूल जाएगी, पिछली समझ भी सारी जाती रहेगी। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम या लोकेशन या डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं, या दो नाउन्स को या नाउन और वर्ब को आपस में मिलाने के लिए उनके दरमियान जंजीर का काम करते हैं। एक को एक तरफ से जकड़ा, दूसरे को दूसरी तरफ से जकड़ा, दरमियान में से ख़ुद आपस में जकड़ गए। तो इनको आपस में जकड़ने के लिए, इनको एक सेंटेंस में मीनिंगली बनाने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं प्रेपोजिशंस। अब किस वर्ड का कहाँ पे यूज़ होना है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के इनके टाइप्स पे होंगी, तो उसके अंदर मैं इनको डिटेल से जिक्र करूँगा। वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए मैं सबसे माजरत चाहता हूँ। तो खुलासतन अर्ज़ कर दूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 भी पढ़ाए जाते हैं, 9 भी पढ़ाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे 8 ज़िक्र किए हैं जो कि मैंने उनकी तरतीब आपको बताई थी कि नापाक VIP, इंग्लिश के अंदर नापाक VIP, उनकी निस्बत से अगर आप उनको अगर याद रख लेंगे तो फिर आपको सारे याद रह जाएंगे। वैसे एक एक याद करना कई मरतबा ऐसे होता है कि एक जहन से उतर जाता है। तो अगर ये आप मज़ाहिया सा जुमला नापाक VIP इस वर्ड को याद रख लेंगे तो आपको सारे याद रह जाएंगे। तरतीब का मुझ पे कुछ लोगों को एतराज़ होगा कि तरतीब नहीं ठीक रखी, तो वो मैंने बताया कि किसी हिकमत के तहत जो चीज़ आसानी से और जल्दी समझ आती है उसको मैंने पहले रखा, जो चीज़ थोड़ी वजाहत तलब है उसको बाद में रखा, ताकि एक सीक्वेंस रहे, एक लेवल रहे। तो इसलिए मैंने थोड़ी तरतीब भी चेंज कर दी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सिलसिला इंशाल्लाह यूं ही जारी रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हर एक पे अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उनकी काइंड्स, उनकी एग्जांपल्स हर एक की अलग अलग होंगी। तो आई होप कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।